कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान दूत योजना में के तहत विद्यार्थियों के ज्ञान वर्धन हेतु अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग के लिए ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके तहत हम आज आदिवासी विमर्श का एक परिचय लेंगे। अब तक आप कई तरह के विषय से रूबरू होते रहे। यह विषय अधुनातन कहा जा सकता है। हम व्यवहार में बहुत सारी चीजें देखते हैं। कई विषय अपडेट किए जाते हैं। विद्यार्थियों को अपडेट होना होता है। आदिवासी दरअसल कौन होते हैं, क्या है, हमने यह विषय जो रखा है आदिवासी विमर्श। आप ये देखेंगे कि विमर्श का भी एक मतलब होता है, जो लगातार विचार विमर्श की जरूरत महसूस करता है। ये विषय जो अभी विमर्श से या संक्रमण से गुजर रहा है। देखिए, ये कवि की पंक्ति है, तुम हमारा जिक्र इतिहासों में नहीं पाओगे, क्योंकि अपने को इतिहास के विरुद्ध दे दिया है। विजय देव नारायण शाही ने ये कविता जो लिखी है, ये कई अर्थों में आदिवासी समुदायों पर सटीक बैठती है। आदिवासी की एक परंपरा है, आदिवासी की अपनी एक संस्कृति है, रीति रिवाज है, भाषा है, पहनावा है। एक समुदाय होता है जो बहुत सारी विशिष्टताएं संजोए रखता है, आदिकाल से चला आ रहा है इस देश में। इस देश का आदि निवासी जिसे कह सकते हैं, उसे हम आज आदिवासी कहते हैं। और भी इसके अन्य नाम हो सकते हैं। आदिवासी का अर्थ संवैधानिक तौर पर क्या है, इससे भी आप परिचित होंगे। आदिवासी अनुसूचित जनजाति जिसे संवैधानिक तौर पर कहा गया है। एक होता है अनुसूचित जाति, दूसरा है अनुसूचित जनजाति। आदिवासी अर्थ अगर हम देखें समाजशास्त्रीय दृष्टि से, तो आदिवासी का मतलब हुआ है कि किसी भूलैंड पर, किसी जगह विशेष पर लगातार लंबे समय से रहते चले आ रहा समुदाय, जिसकी एक निश्चित पहचान बन चुकी है। पहचान के बहुत सारे कारण हैं, रीति रिवाज, संस्कृति, पहनावा और उसकी एक विशिष्ट भाषा होती है। भाषा जो आजकल खत्म होती जा रही है। कई समुदायों की भाषाएं खत्म हो चुकी है। एक महिला, एकमात्र आदिवासी महिला के मरते ही एक भाषा खत्म हो जाती है। अभी आधा दशक पहले यह समाचार बना था। हमारा विषय है आदिवासी विमर्श। आदिवासी किसे कहते हैं, ये आप समझ गए। अब हम आदिवासी और इसके तहत जुड़ा हुआ विमर्श शब्द जो लगातार हम इस व्याख्यान का केंद्र बिंदु रख कर के चलने वाले हैं। आदिवासी ऑब्लिक वनवासी। आदिवासी को जितने भी विद्वान है, अध्येता है, इस पर शोध कर रहे हैं, लेखक है, कवि, रचनाकार है, वो सब आदिवासी ही लिखेगा। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कुछ इन्हें वनवासी कहते हैं, कहने का प्रयास करते हैं। जबकि एक लेखक, रचनाकार अपनी रचनाओं में, कविता में, कहानी, उपन्यास में आदिवासी ही संबोधित करेगा। और भी हम इस पर विशेष तौर पर बात करने वाले हैं। आदिवासी की एक परंपरा होती है,
उनके अपने कुछ विश्वास होते हैं जिस पर वो आज तक भी कायम है। इतनी आधुनिकताओं के बावजूद उन तक बहुत सारी चीजें अभी पहुंचना शेष है। शिक्षा शिक्षा के बढ़ते कदमों से बहुत सारे लेखक सामने आए और कई तरह की रचनाएं सामने आई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आदिवासी साहित्य लिखा जाने लगा। आदिवासी को अगर हम कम से कम शब्दों में समझना चाहें तो यूं कह सकते हैं, जल जंगल और जमीन से जुड़े हुए ये समुदाय जो कहीं का भी क्यों न हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, दक्षिण अफ्रीका का हो, भारत के पूर्वोत्तर का हो, या मध्य भारत का हो, या पश्चिम भारत का हो, वो जल से, जंगल से और जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। जंगल इनके लिए क्या है, इसके लिए हम और आगे विशेष तौर से हम चर्चा करेंगे। आदिवासी के साथ जुड़ा हुआ है विस्थापन, विकास जुड़ा हुआ है सरकार और सरकार की नीतियों के तहत। लेकिन हर विकास अंततः आदिवासियों के विस्थापन की भूमिका बना चुका होता है। अगर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं या उद्योग लगाए जाते हैं तो विस्थापित कौन होता है? जो जंगल में रह रहे हैं, जंगल से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उन पेड़ों से सूखी लकड़ियां काट करके खाना पकाते हैं, उन्हें अंततः विस्थापित किया जाता है जंगल से और गहरे जंगल की ओर। आप ये देखेंगे कि जब आदिवासी विमर्श की बात की जाती है तब स्त्री विमर्श, दलित विमर्श जो पूर्व में चले आ रहे हैं, उस शब्द से मुठभेड़ होती है। दलित और आदिवासी बहुत हद तक समानांतर है। कोई आजादी के दूसरे ही दशक में स्त्री विमर्श चला, स्त्री लेखिकाएं, रचनाकार सामने आई। उसके तत्पश्चात दलित विमर्श, दलित साहित्य लिखा जाने लगा। मराठी से आरंभ हुआ और हिंदी पट्टी में बहुत सारे रचनाकार सामने आए जिन्होंने दलित आत्मकथाएं लिखी। इस अर्थ में 90 दशक में चल करके आदिवासी साहित्य भी सामने आने लगा। और अब हम देखते हैं कि आदिवासी कविता, कहानी और उपन्यासों में खास करके दृष्टिगोचर हो रहा है और यहां तक कि शोध कार्य अधिकांश विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है दलित और आदिवासी साहित्य। जब आदिवासी की बात की जाती है और विमर्श की बात की जाती है तो दलित और आदिवासी विमर्श में एक अंतर पाया जाता है, खास करके कि दलित किस चीज के लिए संघर्ष करता है, संघर्षरत रहा है। और दलित साहित्य में वह बिंदु बार बार उठ करके आया है, वह है सामाजिक समानता की लड़ाई। और महान समाज सुधारक, संविधानवेता अंबेडकर सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ते हैं मुख्य धारा से। आदिवासी की जब बात की जाती है तो हम सामने जिस चित्र में देख रहे हैं, यह है बिरसा मुंडा, दूसरे टंटिया मामा, गोविंद गिरी, जो राजस्थान में भीलों के बीच रह करके बहुत बड़ा आंदोलन किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ा बलिदान, यहां तक कि जलियांवाला से 2.5 गुना ज्यादा भील उस पहाड़ी पर लड़ते लड़ते अंग्रेजों से और राजाओं की सेनाओं से लड़ते लड़ते मार दिए जाते हैं। आदिवासी आंदोलनकर्ता के रूप में रहे। आपका आंदोलन, बिरसा मुंडा बहुत बड़े आंदोलनकर्ता थे,
जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया और बहुत सारी चीजें उन्होंने उनसे हासिल की अपने हक में, जेल में रहते हुए ये दम तोड़ देते हैं, जहर दे दिया जाता है इनको। अगर हम राजस्थान की बात करें, मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी एक ऐसा नाम है जो भीलों में रह करके मानगढ़ धाम पर, मानगढ़ पहाड़ी पर आंदोलन करते हैं, एकत्रित होते हैं और वहां भीलों का बहुत बड़ा बलिदान होता है। उनका एक नारा था संघर्ष करते हुए में, भूरेटिया नी मानो रे, मानगढ़ मारो वेरा रे। ये उनके आंदोलन की टेक रही है, जिसमें वो लगातार गाते हुए भीलों को शिक्षित करते हैं। भीलों में व्याप्त नशे की प्रवृत्ति, आलस्य की प्रवृत्ति और बेवजह दूसरों की गुलामी करने की मानसिकता को वो दूर करते हैं। धूनी तपे तीर नाम से एक रचना सामने आती है। धूणी जला जला करके, धूणियों के माध्यम से वो लोगों को एकत्रित करते थे। ठंड के वक्त में धूणी गरीब के लिए, अलाव गरीब के लिए ठंड भगाने के मुख्य काम आता रहा। तो धूणी के साथ, धूणी को एक प्रतिबिंब, बिंब बना करके गोविंद गिरी ने एक आंदोलन किया था। और एक तरह से कविता गीत की पंक्ति थी, भूरेटिया नी मानो रे, मानगढ़ मारो वेरा रे। मानगढ़ मेरा वो स्थान है। हम कुछ देर के लिए, अब हम समझ चुके होंगे कि आदिवासी की एक टेंडेंसी है, जिसकी छोटी सी झलक आपको दिखाई दी। आदिवासी बनाम वनवासी, वनवासी कहने में वो बात नहीं आती जो आदिवासी में आती है। संवैधानिक शब्द है अनुसूचित जनजाति, जबकि कुछ तबके, समूह इन्हें वनवासी कह करके एक तरह से अपमानित करते हैं कि जो जंगली है, जो जंगल में रह रहा है, वन में वास कर रहा है। गिरिजन जो पहाड़ पे ही रहता है। लेकिन नहीं, ये सब समानार्थी, भिन्नार्थी दिखने वाले शब्द न समानार्थी है बल्कि भिन्नार्थी है। आदिवासी ही कहा जाएगा जब आप किसी अध्येता से बात करेंगे। तो एक अध्येता है हमारे सामने, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। ये न्यूयॉर्क में 18 साल तक प्रोफेसर रहे, रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे और आपने भाषाओं पर काम किया। आदिवासी पारंपरिक तौर पर गिरिजन अगर कहे जाते हैं तो ठीक वैसे ही जैसे हरिजन शब्द गांधी जी ने दिया था सम्मान के लिए, कि समानता इनको मिल सके और सम्मान मिल सके। लेकिन कालांतर में यह शब्द प्रतिबंधित किया गया और आज इस पर बोलने पर प्रतिबंध है। ठीक ऐसे ही गिरिजन भी प्रतिबंधित शब्द है। आप देखिएगा, देश में बहुत से कानून बनते हैं, कानून बनने के बावजूद उसी धारा, उसी कानून के तहत पुलिस पकड़ती है, केस लगाती है उसी धारा को जो हटा दी गई है। इसी तरह का वाकया हुआ कि 25 मार्च 1991 में तकनीकी श्रम मंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों को एक सभा में सूचित किया गया कि गिरिजन प्रतिबंधित शब्द है। ये वैसे ही जैसे हरिजन को प्रतिबंधित किया गया है, नहीं बोला जाना चाहिए। ये तब कहना पड़ा कोई साल 6 महीने बाद, चूंकि 16 अगस्त 1990 से ये शब्द, ये कानून के तहत प्रभावित है कि नहीं बोला जाएगा। इसके बावजूद
हम कह सकते हैं रामदयाल मुंडा ने खास करके कहा था कि वनवासी इसका पर्याय नहीं हो सकता। डॉक्टर मुंडा एक जगह लिखते हैं, आदिवासी में अस्मिता का बोध होता है और स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी, नेहरू जी और बहुत सारे और अन्य आंदोलनकर्ताओं ने उस दौरान आदिवासी ही कहा और बोला गया था। आदिवासी से एक आदिवासी अस्मिता की पहचान होती है। आदिवासी बहुत सारे संकटों से गुजर रहे हैं, नाम के लिए, जगह के लिए और अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए। भारत में एक प्रदेश है झारखंड, रामदयाल मुंडा भी वहीं से आते हैं। वहां पर जंगल 60% था, आज की तारीख में 13% रह जाता है। क्यों? बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब तक वहां आदिवासी थे तब तक रेशियो जंगल का बराबर बरकरार था। आगे चल करके आप देखेंगे कि आदिवासियों का औसत झारखंड में 70-30 का था, जो उलट करके 30-70 का रह जाता है। रामदयाल मुंडा एक जगह लिखते हैं कि आदिवासी बाहरी लोगों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें वो दिकू कहा करते हैं, जो दिख यानी परेशान करते हैं, उलझन में डालते हैं, झंझट पैदा करते हैं, झंझट खड़ा करते हैं। उन्होंने लिखा है, सुई की तरह आते हैं वे बाहरी लोग और एक दिन उनके बीच में रह करके फर की तरह मोटे हो जाते हैं। वो भिखारी की तरह आते हैं और राजा बन करके रहते हैं। वे लोटा डोर लेकर के आते हैं और एक दिन जमींदार बन करके उनके बीच में रहते हैं। इस तरह से आदिवासी झारखंड यानी अपने ही प्रदेश में, जब वो 70-30 के रेशियो में थे, 30-70 में तब्दील हो जाते हैं। आदिवासी विमर्श में खास बिंदु है जिन पर अलग अलग तरह से एक एक विषय पर एक एक व्याख्यान हो सकता है, एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है, एक एक संगोष्ठी संपन्न की जा सकती है। जल, जंगल और जमीन, इन तीन जैसे जो इनका आधार है, इनमें भी आधार है इनका जंगल। आदिवासी अस्मिता क्या है? एक महादेव टोपो की कविता है। आप देखेंगे कि पहली बात तो यह कि जंगल अगर बचेंगे तो हम बचेंगे, जंगल नहीं रहे तो मानवता भी एक दिन नष्ट हो जानी है। और आदिवासी सदियों से इन्हीं जंगलों पर आश्रित रहे, इनकी संस्कृति जंगलों से ही बनी है। इनके गीतों में जंगल है, गीतों में पेड़ है, ये पेड़ों में ही ईश्वर को मान करके चलते हैं। महादेव टोपो की कविता है, जंगल के हरेपन को बचाने की खातिर जंगल का कवि मांदल बजाएगा, बांसुरी बजाएगा और जब ये सब नहीं रहेगा चढ़ाकर प्रत्यंक्षा पर कलम चलाएगा। उसकी कलम कैसे होगी? आप ये देखेंगे कि आदिवासी विमर्श दरअसल शिक्षा से आता है। जब शिक्षा का फैलाव होता है, कुछ पत्र पत्रिकाएं आदिवासी विमर्श को एक मुकाम तक पहुंचाती है। आप ये देख रहे हैं, अरावली उद्घोष, ये पत्रिका उदयपुर से आज से 80 साल पहले निकली थी, सॉरी, और करीब करीब 25 साल तक लगातार इन्हें निकालते रहे। उनका जिक्र हम करेंगे। दूसरी पत्रिका युद्धरत आम आदमी और तीसरी मानगढ़ संदेश, जिसे रमेश वडेरा डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकालते रहे। अरावली उद्घोष और मानगढ़ संदेश
का आपस में संबंध देखा जा सकता है। अरावली उद्घोष को उदयपुर से बीपी वर्मा पथिक अनथक प्रयासों से अपनी पेंशन की बदौलत उसे निकालते रहे और देश भर में ये पत्रिका आदिवासी से संबंधित कविता, कहानी, रचना और लेख निकालती रही। इसको इसके समानांतर मानगढ़ संदेश, रमेश वडेरा निकालते हैं और अरावली उद्घोष के साथ संयोजन करके कदम से कदम मिला करके चलते हैं। दिल्ली से युद्धरत आम आदमी रमणिका गुप्ता निकालती रही, जिसमें दलित, दबे कुचले, शोषित, प्रताड़ित स्त्री, दलित एवं आदिवासियों को केंद्र में रख करके सभा संगोष्ठियां करते हुए आप इन पत्रिकाओं को निकालते हैं और समय समय पर विशेषांक निकाले गए, जिसमें आदिवासी विशेषांक। इनके अलावा भी कुछ पत्रिकाएं हमारे सामने हैं। समकालीन जनमत जो इलाहाबाद से निकलती है, समकालीन जनमत में एक आदिवासी विशेषांक मेरे हाथ लगा जो पूरी तरह से, और भी कुछ पत्रिकाएं हैं जिनका नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक नाम जरूर लूंगा, दैनिक जनसत्ता। जनसत्ता जो दिल्ली से दैनिक रूप से आज भी निकल रहा है, इसमें अक्सर आदिवासी से जुड़ी हुई खबरें, लेख आदि निकलते रहे। आज से 10-15 साल पहले जब नक्सलवाद का एक तरह से जलजला था, उस समय नक्सलवाद बनाम आदिवासी करके जितनी लंबी बहस जनसत्ता में हुई, वो उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है कि आदिवासी से नक्सलियों के संबंध किस तरह से रहे, या नक्सलियों ने आदिवासियों को के कंधे पर बंदूक रख करके चलाई, या जंगलों को उन्होंने बचाया, आदिवासियों के हितों की रक्षा की। आदिवासी विमर्श में ऊंचाई मिली तब जब अलग अलग प्रदेशों में, कॉलेज, महाविद्यालयों में सेमिनार, संगोष्ठियां आयोजित की जाने लगी। विमर्श करते कवि हमारे सामने हैं निर्मला पुतुल, जिनका नाम, वो संथाली में कविता लिखती हुई हिंदी में आगमन होता है और आप क्या एक अलग ही तरह की, अलग ही छवि के साथ एक कविता का टोन आपकी कविताओं में नजर आता है। वारू सोनवड़े, इसी तरह से जमीन, जल, जंगल, जमीन से जुड़े हुए अनुज लगुन युवा कवि है। आपकी संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द, वारू सोनवड़े के पहाड़ हिलने लगा है, इन दोनों संग्रह के शीर्षक से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कवियों का भाव आंदोलन लिए हुए है, विमर्श करते हुए। पुतुल की कुछ खास कविता हैं। पहाड़ी स्त्री, अपने घर की तलाश में, ढेपचा के बाबू, उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, उतनी ही जन्मेगी निर्मला पुतुल। विमर्श करती कविताओं में यह उतनी दूर मत ब्याहना बाबा की पंक्तियां पर गौर कीजिए कि इसमें किस तरह से आदिवासी संस्कृति, बोध और विमर्श उभर करके आता है। बाबा, उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े। मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सवाल खड़ा करती कविता है एक परंपरा पर, सनातन परंपरा पर, और यही कारण है कि ये कविताएं पूर्व ताक्रम में चले आ रहे साहित्य, विश्वास, आस्थाओं पर सवाल करते हैं। दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श इस अर्थ में मायने रखते हैं। आपकी दूसरी कविता का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। उतनी ही जन्मेगी निर्मला पुतुल, ये तो लगी है आग,
इस छोर से उस छोर तक, इसलिए चुप नहीं रहूंगी, अब उगलूंगी तुम्हारे विरुद्ध आग। तुम मना करोगे जितना, उतनी ही जोर से चीखूंगी मैं। दूसरे कवि विमर्श करती कविता के बतौर स्टेज वारू सोनवणे की एक ऐसी कविता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई एक कविता से कवि कितनी ऊंचाई हासिल कर सकता है। और इनकी कविता कई लेखकों की जुबान पर है। रमणिका गुप्ता अक्सर हर मंच से इस कविता का पाठ करती रही। इससे एक विडंबना का बोध होता है कि आदिवासी वही क्यों है और एक ही जगह पर इस तरह क्यों कर है। वारू सोनवणे इस चंद पंक्तियों में बहुत कुछ, बहुत दूर तक निशाना साधते हैं। देखिए, इस मंच पर हम मंच पर गए ही नहीं और हमें बुलाया भी नहीं गया, और वे स्टेज पर खड़े हो हमारा दुख दर्द, हम पर हो रहे अत्याचार को बताते, चिल्लाते रहे। वो उस मंच पर खड़े होकर के हमारे बारे में बताते हैं। इस बात को इंगित करते हुए वारू सोनवणे एक तरह से सवाल खड़ा करते हैं। एक विश्व कवि, विदेशी कवि को भी मैं अकॉर्ड करना चाहूंगा। ये सियंतल की बहुत ही मशहूर कविता है, जो लगभग हर भाषा में अनुवादित होकर के सामने आ रही है। अमेरिका में मुखिया का पत्र सेना प्रमुख के नाम उस अवस्था में लिखा जाता है जब सेना प्रमुख मुखिया को लिखता है कि ये जगह छोड़ दो, इस जगह पर अब हम यहाँ योजनाओं के साथ बहुत कुछ करने वाले हैं, तुम यहाँ अब नहीं रह सकते। इसी बात का जवाब मुखिया सेना प्रमुख को लिखता है। सियंतल कवि किस संवेदना के साथ इस लंबी कविता में आदिवासी बोध को, आदिवासी अस्मिता को, आदिवासी रीत रिवाजों को और सदियों से चले आ रहे उनकी आस्थाओं को या मुकम्मल तौर पर हम चंद पंक्तियों में सुनने समझने का प्रयास करते हैं। सभ्यों का असभ्यों से संवाद है ये, पानी के कलकल में सुनाई देती है हमारे पूर्वजों की आवाज। सभ्य कौन है, ये सवाल अक्सर उठता है। और इस कविता का मूल भाव है कि वो कथित सभ्य जिनको असभ्य कह रहे हैं, उनको कोई हक नहीं है, क्योंकि वो असभ्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे जो शहरों में, महलों में, ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी फ्लैटों में रह रहे हैं, वो सभ्य है देखने में, लेकिन व्यवहार में, विचारों में, नीतियों में और उनकी योजनाओं में कहीं से भी सभ्यता नजर नहीं आती। मैं अन्य रचनाओं पर अगर गौर करूं, आप भी समझ सकते हैं कि अगर हम राजस्थान के आदिवासी जनजीवन पर कुछ उपन्यास लिखे गए, जिसमें 1999 में सहराना उपन्यास पुन्नी सिंह के द्वारा लिखा गया, जो सहरिया 12 जिले के से लेकर के उधर शिवपुरी, अशोकनगर और 4-5 जिलों तक फैला हुआ है, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर आदि। लेकिन राजस्थान के 12 जिले को केंद्र में रख करके जो शहर 12 और शिवपुरी तक शहरिये रहते हैं, बाकी जगह में भील और अन्य आदिवासी रहते हैं। तो सहराना शहरियों को केंद्र में रख करके लिखा गया। इसी तरह से धूणी तपे तीर मानगढ़ पहाड़ी पर घटी घटना और उसके नेतृत्व में, जिसे गोविंद गिरी कहते हैं, उनके नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई, भीलों को किस तरह से वह एकत्रित करते हैं। दूसरा उपन्यास सामने आता है मगरी मानगढ़, राजेंद्र मोहन भटनागर का। ये राजेंद्र मोहन भटनागर
ठीक धूणी तपे तीर और मगरी मानगढ़, दोनों ही मानगढ़ पहाड़ियों को केंद्र में रखती है। दोनों ही गोविंद गिरी को नायक मान करके चलती है। आपका एक दूसरा उपन्यास जो महाभारत की कथा में आए एक लव्य पर केंद्रित है, दंश नाम से आपने लिखा है। काफी शोध किया गया और दंश में एक लव्य को केंद्र में रख करके आप एक उसे पहचान देते हैं कि किस तरह से वो एकलव्य शिक्षा अर्जित करता है और इसके बावजूद इस भारतीय संस्कृति की एक दंश जो हमेशा के लिए एक तबके में रह जाता है एकलव्य के रूप में, कि जो गुरु होते हैं वो किस तरह से अंगूठा राजनीति के तहत काट लिया करते हैं। गमना दूसरा उपन्यास है जो गरासिया आदिवासियों पर आधारित है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में गरासिया, सहरिया और भील मीणा खास करके पाए जाते हैं। लेकिन साहित्यकार अगर हम देखें तो भील के बतौर रमेश वडेरा जो मानगढ़ संदेश निकालते रहे, और समग्र रूप से बीपी वर्मा पथिक अरावली उद्घोष निकालते रहे। हरिराम मीणा मगरी मानगढ़ यानी धूणी तपे तीर, उस मानगढ़ को केंद्र में रख करके रचित रचना करते हैं। अगर हम भारत भर में या हिंदी में लिखे गए उपन्यासों को अगर एक निगाह से देखें तो हमें हाल ही में लिखा गया जंगली फूल जोराम यालाम का, जो एक जंगल में रहने वाले लगभग हर तरह की से पिछड़ेपन का शिकार वो नायक जो एक तरह से महानायक के रूप में नजर आता है, अब बहुत सारी जोश खरोश के साथ एक नायकत्व तो निभाता है। जंगली फूल को पढ़ करके पाठक को एक एहसास होता है कि ठेठ जंगल में, घने जंगल में, पहाड़ों के बीच में रह रहा व्यक्ति किस तरह से पौराणिक कथाओं में गुथी गई कहानियों से बुना गया उपन्यास है। प्रार्थना में पहाड़ भालचंद जोशी का जो ज्ञानपीठ से निकला है। और इसी तरह से रेड जोन 2015 में विनोद कुमार ने जो पत्रकार रहे, आपने झारखंड में किस तरह से नक्सलवाद फैलता है आदिवासियों के बीच में और किस तरह से विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा जाता है, और रेड जोन एक क्षेत्र किस तरह से तब्दील हो जाता है, यानी नक्सल बाड़ी नक्सली बंदूक के बल पर वो किस तरह से सरकार फोर्स से मुठभेड़ करते हैं और कई जगह आदिवासियों को भी। इसी तरह का एक उपन्यास पठार पर कोहरा राकेश कुमार सिंह का, जो मुख्य धारा के समाज का नायक एक शिक्षक आदिवासियों के बीच में जाकर के काम करता है, शिक्षा का उजाला फैलाने का काम करता है। लेकिन भारतीय समाज की व्यवस्था बुनावट इस तरह की है कि सामंत आज भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं और किस तरह से शिक्षित करने का प्रयास करने वाले शिक्षक को वहां बलिदान देना पड़ता है। इसी तरह का उपन्यास रणेंद्र का ग्लोबल गांव के देवता, जो असुर समुदाय पर लिखा गया है, जो अत्यंत पिछड़ा है झारखंड में, जहां बांस फूलते हैं श्री प्रकाश मिश्र का पूर्वोत्तर की जनजातियों पर आंदोलन पर लिखा गया है। महाश्वेता देवी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपका मशहूर उपन्यास बिरसा मुंडा पर जंगल के दावेदार नाम से लिखा गया है। इसी शीर्षक से यह अनुभूति होती है कि इसमें आंदोलनकर्ताओं ने कितने बलिदान दिए और बिरसा मुंडा ने कम उम्र में ही किस तरह से लोगों को एकत्रित किया
और भगवान अपने आप को कह करके लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ तीर बाण से, बंदूकों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, एक किए और कई बार उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अगर हिंदी तर भाषा में अगर देखें तो आदि भूमि प्रतिभा राय का उपन्यास है। इसी तरह से अमृत संतान गोपीनाथ महंती का बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा। हम संक्षेप में ये देख सकते हैं कि आदिवासीगत विशेषताएं क्या है। आदिवासियत एक शब्द है जो बहुत कुछ कह देता है। कई रचनाओं में, कविताओं में, उपन्यासों में अगर उस क्षेत्र विशेष की, समुदाय विशेष की आदिवासियत अगर उजागर होती है, यानी आदिवासीपन उन लोगों में, समुदाय में कितना है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आदिवासी चेतना में खासकर जब तक जंगल की बात नहीं आएगी और जंगल से आदिवासी का जुड़ाव नहीं आएगा, और ये कह सकते हैं कि अंततः आदिवासी पर्यावरण के रक्षक साबित होते हैं, क्योंकि वो जंगल से ही अपने आप को स्वीकार करते हैं, जोड़ करके ही, और उसी के बल पर जीवित रहते हैं। परंपराएं, संस्कृति, रिवाज और आस्थाएं जंगल से बनती है, इसलिए वो जंगल की, पेड़ के रक्षक साबित होते हैं। कुछ ज्वलंत मुद्दे रहे हैं कि कोई भी, किसी भी क्षेत्र का आदिवासी होगा, वो बाहरी लोगों से बच करके रहना चाहता है। यहां तक कि अगर बाहरी लोग लगातार आ रहे हैं तो वो अंदर की तरफ, जंगल की तरफ और बैठता चला जाएगा, अंदर घुसता चला जाएगा। इसलिए उसका हमेशा से दिखुओं से संघर्ष रहा है। दिखू वो जो बाहर से आते। विकास के नाम पर अक्सर अंततः आदिवासी विस्थापित होते रहे, उनकी लड़ाई जारी है इस बात के लिए कि उन्हें और उनके जंगल को, उनके आवास को बचाया जाए। वो इसलिए कि अगर आदिवासी बचेगा तो जंगल बचेगा, और जंगल बचेगा तो ये दुनिया बचेगी, अन्यथा दुनिया भी अंततः मिट जाने वाली है। विमर्श में धर्मगत बिंदु भी आता है, क्योंकि अक्सर वनवासी कह करके उन्हें वनवासी भी कहेंगे, और धर्म का धर्मांतरण करने का मुद्दा अक्सर यहाँ उछलता रहा है कि ईसाई उनके बीच में गए शिक्षा लेकर के और कुछ को ईसाई बना लिया। इसी के लेकर के झगड़ा ये हुआ कि वहां दूसरे लोग हिंदू वापस कन्वर्ट करने के लिए उनके बीच में जाते हैं और हिंदूकरण करने का प्रयास करते हैं, और इसी के तहत वहां झगड़ा होता है, संघर्ष होता है। विकास और धर्मांतरण के नाम पर नक्सलवाद पनपता है और रेड जोन बनते हैं। मुख्य धारा के हाशिए पर रहता है आदिवासी। क्यों कर रहता है ये हाशिए पर, ये सवाल हमेशा से खड़ा हुआ है। वो कल भी हाशिए पर था, आज भी हाशिए पर। सरकारी नीतियां उस तक व्यवहार में नहीं पहुंच पाती है। हम ये कह सकते हैं कि विमर्श में, पठन पाठन में आदिवासी बराबर विमर्श में है। बेशक इससे पूर्व हुए दलित विमर्श, ये ज्ञान दूत श्रृंखला में आप सुन रहे हैं, नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम के तहत आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान। अगर किसी भी तरह का संपर्क करना है तो आप यहाँ संपर्क करेंगे। धन्यवाद।